नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम का वो दर्द है जिसे महसूस तो सब करते हैं लेकिन बयां कोई नहीं कर पाता। एक ऐसा प्यार जिसने सीमाओं को तोड़ा लेकिन अहंकार से हार गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवदास की। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास और संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्रेम, वीरता और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दास्तां के हर एक पन्ने को खोलते हैं और जानते हैं देवदास की पूरी कहानी बिल्कुल गहराई से। कहानी की शुरुआत होती है 1900 के दशक में के एक खूबसूरत गांव तालसोनपुर से। यहाँ दो बचपन के दोस्त हैं, देवदास मुखर्जी और पारो। देवदास एक बहुत बड़े और अमीर जमींदार का बेटा है, जबकि पारो एक साधारण परिवार की लड़की है जिसकी माँ सुमित्रा एक नर्तक के खानदान से थी। बचपन से ही देव और पारो का रिश्ता बहुत गहरा और अधिकारपूर्ण था। देवदास अक्सर शरारतें करता और पारो उसकी हर गलती को छुपाती, लेकिन देवदास के पिता जमींदार नारायण मुखर्जी को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि पारो की वजह से देवदास बिगड़ रहा है। इसी सोच के साथ देवदास को पढ़ाई के लिए लंदन भेजने का फैसला लिया जाता है। वह दिन बहुत दर्दनाक था। नन्हा देवदास जाना नहीं चाहता था और नन्ही पारो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन बड़ों के आगे बच्चों की कहाँ चलती है। देवदास चला गया, लेकिन जाते जाते पारो के मन में एक आस छोड़ गया। पारो ने एक दिया जलाया और कसम खाई कि जब तक देवदास वापस नहीं आएगा यह दिया कभी नहीं बुझेगा। यह दिया सिर्फ रोशन नहीं बल्कि पारो के उस अटूट विश्वास का प्रतीक था कि उसका देव वापस आएगा। वक्त का पहिया घुमा और 10 साल बीत गए। पारो का वो दिया अब भी जल रहा था। पूरा गांव और ख़ास तौर पर पारो देवदास के लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। खबर आती है कि देवदास कानून की पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है। पारो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पागलों की तरह दौड़ती है, पूरा घर सजाती है। उसे लगता है कि देवदास सबसे पहले उससे मिलने आएगा, लेकिन जब देवदास गाँव आता है तो वह सबसे पहले अपने घर हवेली जाता है, अपनी माँ कौशल्या से मिलने। पारो को यह जानकर दुख होता है, लेकिन उसका प्यार कम नहीं होता। आखिरकार वह पल आता है जब देव और पारो मिलते हैं। यह मुलाकात बहुत ही अलग थी। पारो, जो अब एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी है, देवदास को एक भ्रमर की तरह देखती है। देवदास पारो की सुंदरता को देखकर दंग रह जाता है। बचपन का वो लम्हापन अब एक गहरे आकर्षण में बदल चुका था। दोनों के बीच वह पुरानी अधिकार और पुरानी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। देवदास पारो से कहता है कि तुम अब भी वैसी ही हो, बस थोड़ी बड़ी हो गई हो, और पारो उसे छेड़ते हुए अपनी भावनाओं का इजहार करती है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन असली समस्या थी दोनों परिवारों के बीच का अंतर। देवदास की माँ कौशल्या बहुत अहंकारी थी। उन्हें अपने ऊंचे खानदान और पैसे का बहुत घमंड था। दूसरी तरफ पारो की माँ सुमित्रा, जो देवदास को अपने बेटे जैसा मानती थी, चाहती थी कि पारो और देवदास की शादी हो जाए। उन्हें लगता था कि बच्चों का प्यार बड़ों के अहंकार से बड़ा है। एक दिन सुमित्रा देवदास के घर रिश्ते लेकर जाने का सोचती है, लेकिन उससे पहले देव कौशल्या एक चाल चलती है। वह सुमित्रा को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए अपने घर दावत पर बुलाती है। वहाँ भारी महफिल में जब सुमित्रा बात छेड़ती है कि पारो और देव की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, तो कौशल्या उसे अपमानित करती है। वह सुमित्रा को याद दिलाती है कि वह एक नौटंकी वाली के खानदान से है और एक छोटे परिवार की है। कौशल्या कहती है कि जमींदारों के घर की बहुएं महलों से आती हैं, पड़ोस के छोटे घरों से नहीं। यह अपमान इतना गहरा था कि सुमित्रा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कसम खाती है कि जिस पारो का कौशल्या ने ठुकराया है, उसकी शादी वह देवदास के परिवार से भी बड़े और अमीर घराने में करवाएगी। इधर देवदास को जब इस झगड़े का पता चलता है तो वह अपने पिता से बात करने जाता है, लेकिन उसके पिता साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि एक नीची जाति के नर्तकी के खानदान की लड़की मुखर्जी परिवार की बहू नहीं बन सकती। देवदास अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह पिता के गुस्से और घर के माहौल से तंग आकर घर छोड़ देता है और कलकत्ता भाग जाता है। वहाँ जाकर अपनी दुविधा और कमजोरी में देवदास पारो को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह बहुत ही कड़वी बात लिखता है। हमारे बीच जो था वो प्यार नहीं
बस बचपन का आकर्षण था। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो, इसलिए मुझे भूल जाओ। यह पत्र देवदास की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जैसे ही उसने खत भेजा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह पारो के बिना नहीं जी सकता। वह गांव वापस आता है पारो को रोकने के लिए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारो को खत मिल चुका था और उसका दिल टूट चुका था। दूसरी तरफ सुमित्रा ने अपनी कसम पूरी करने के लिए 40 मील दूर एक बहुत बड़े जमींदार भुवन चौधरी से पारो का रिश्ता तय कर दिया था। भुवन चौधरी उम्र में पारो से काफ़ी बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे, जिनके बड़े बच्चे भी थे। लेकिन सुमित्रा को बस कौशल्या का घमंड तोड़ना था। देवदास गांव पहुंचता है और पारो के घर जाता है। वह पारो से माफ़ी मांगता और कहता है कि चलो हम भाग चलते हैं, यह शादी कर लेते हैं। लेकिन इस बार पारो का स्वाभिमान जाग उठता है। वह देवदास को याद दिलाती है कि कैसे उसने उसे मझदार में छोड़ दिया था। पारो कहती है, तुमने मुझे त्याग दिया था, अब मेरे परिवार की इज्जत मेरे हाथ में है। गुस्से और हताशा में देवदास मोतियों की एक माला पारो के माथे पर दे मारता है। पारो के माथे से खून निकलने लगता है। देवदास कहता है, यह निशान हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा जैसे सुहाग का निशान होता है। यह एक बहुत ही भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। इसके बाद पारो की शादी हो जाती है और वह भारी मन से विदा होकर अपने ससुराल मानकीपुर चली जाती है। देवदास की दुनिया उजड़ चुकी थी। प्यार में हारा हुआ देवदास वापस कलकत्ता लौट आता है। यहाँ उसकी मुलाकात चुन्नीलाल से होती है। चुन्नीलाल एक मस्तमौला इंसान है जो देवदास का दोस्त बन जाता है। देवदास के गम को कम करने के लिए चुन्नीलाल उसे शहर की सबसे मशहूर तवायत चंद्रमुखी के कोठे पर ले जाता है। शुरुआत में देवदास को उस माहौल और चंद्रमुखी से नफरत होती है। उसे लगता है कि तवाय प्यार का मतलब क्या जानेगी। वह चंद्रमुखी को बहुत अपमानित करता है, उसे पैसे देकर उसका मुजरा ठुकरा देता है। लेकिन चंद्रमुखी देवदास की आंखों में वो दर्द देख लेती है जो उसने आज तक किसी मर्द में नहीं देखा था। देवदास की नफरत और उसके अटूट प्रेम को देखकर चंद्रमुखी को देवदास से प्यार हो जाता है। वह अपना कामकाज छोड़कर सिर्फ देवदास की सेवा में लग जाती है। देवदास का दर्द उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। चुन्नीलाल उसे सलाह देता है कि गम भुलाने के लिए थोड़ी शराब पी लो। देवदास जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, धीरे धीरे शराब के नशे में डूबने लगता है। उसे लगता है कि शराब पीकर उसे पारो की याद नहीं आएगी, लेकिन नशा उतरते ही यादें और गहरी हो जाती है। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुम कह रही हो हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। यह संवाद देवदास की पूरी त्रासदी को बयां करता है। देवदास पूरी तरह से शराबी बन जाता है, उसका शरीर गलने लगता है। उधर पारो अपनी ससुराल में एक आदर्श पत्नी और माँ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका दिल आज भी देवदास के लिए धड़कता है। जब उसे पता चलता है कि देवदास शराब में डूब चुका है और एक तवाय के पास रहता है, तो वह तड़प उठती है। कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है जब पारो चंद्रमुखी से मिलने उसके कोठे पर जाती है। शुरुआत में पारो को लगता है कि चंद्रमुखी ने देवदास को फंसाया है, लेकिन जब वह चंद्रमुखी से मिलती है तो उसे एहसास होता है कि चंद्रमुखी की भक्ति और प्यार भी उतना ही पवित्र है जितना उसका खुद का। दो औरतें एक ही आदमी को बेइंतहा प्यार करती हैं, एक दूसरे के दर्द को समझती हैं। पारो चंद्रमुखी से विनती करती है कि वो देवदास का ख्याल रखे। देवदास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। इसी बीच देवदास के पिता की मृत्यु हो जाती है। देवदास अंतिम संस्कार के लिए घर आता है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका भाई और परिवार उसे और भी दुक्कारते हैं। भाई उसे संपत्ति से हिस्सा देने से के बहाने और बेइज्जत करता है। देवदास को अब दौलत से कोई मोह नहीं था, उसे अपना सब कुछ लुटा दिया था, यहाँ तक कि वह अपने हिस्से की दौलत भी जला देता है। अंत में साराम ने देवदास के लीवर और शरीर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। मौत करीब थी। देवदास को अपना वो वादा याद आता है जो उसने पारो से किया था, मैं अपनी आखिरी सांस लेने तुम्हें चौखट पर जरूर आऊँगा। देवदास अपनी आखिरी यात्रा पर निकलता है। वह ट्रेन में बैठता है। यह सफ़र बहुत ही दर्दनाक था। उसे हर पल पारो का चेहरा दिखाई देता है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि सहयात्री उसे ट्रेन से उतारने की बात करते हैं, लेकिन चुन्नीलाल
और उसका वफादार नौकर धर्मदास उसके साथ होते हैं। आखिर में देवदास एक एम्बुलेंस के जरिए मानिकापुर पारू की ससुराल पहुंचता है। रात का वक्त था। ठंड और बीमारी से कांपता हुआ देवदास पारू की हवेली के बड़े गेट के बाहर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। सुबह होती है, नौकर उसे पहचानते हैं और पारू को खबर देते हैं। जैसे ही पारू सुनती है देवदास आया है, वह सूध बूध खो बैठती है। वह नंगे पैर पागलों की तरह अपने महल के अंदर से मुख्य द्वार की तरफ दौड़ती है। उसका पल्लू गिर रहा है। लोग उसे रोक रहे हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई देता। उसे बस देवदास का चेहरा देखना है। उधर पारू के पति भुवन चौधरी को जब पता लगता है तो उन्हें अपनी इज्जत की चिंता होती है। वह नौकरों के आदेश देते हैं कि बड़ी हवेली का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए। पारू दौड़ रही है। उधर देवदास अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसकी धुंधली आंखें बस एक झलक पानी के तरस रही हैं। पारू गेट तक पहुंचने ही वाली होती है। देवदास की गर्दन लुढ़क जाती है। उसका हाथ नीचे गिरता है और तभी धड़ाम, हवेली का भारी भरकम दरवाज़ा पारू के चेहरे के सामने बंद हो जाता है। पारू दरवाजे से टकराती है और चिल्लाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवार के उस पार देवदास का बेजान शरीर पड़ा था और दीवार के इस पार पारू की जीती जागती लाश। देवदास मर गया, लेकिन उसका प्यार अमर हो गया। पारू के उस दिए की लौ बुझ गई, लेकिन उन दोनों की कहानी ने इतिहास में जगह बना ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर सकता है और सच्चा प्यार कभी मिलने का मोहताज नहीं होता। देवदास और पारू का मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जुदाई की उनकी अमरता बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।